10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में चैप्टर में शामिल किया मैंने, अदरवाइज इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। डीम्ड इनकम कुछ मानी जाती हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। देखा जाए, ये वो डीम्ड इनकम नहीं है जो सेक्शन 41 में बताई गई है। पीजीबीपी में भी डीम्ड इनकम का एक सेक्शन है, सेक्शन 41। ये वो नहीं है। होता क्या है, हमने 10,000 रुपये कहीं लगा दिए, वैसे 10,000 नहीं, 10 लाख रुपए कहीं लगा दिए, 20 लाख रुपए कहीं लगा दिए, 5 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब मैंने 5 लाख रुपए कहीं लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरी आई कि भाई 5 लाख रुपए आया कहाँ से तेरे पास। अब मैं इधर उधर की बात बोल रहा हूँ, मैं सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पा रहा, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि ये अमाउंट मेरे पास कहाँ से आया और उसका सोर्स क्या है, बेसिकली सोर्स क्या है वो मैं नहीं बता पा रहा। किसी से ले रखा है कि खुद ब्लैक मनी कमाया था या उसको खर्च के क्या किया। तो अब बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे। अच्छा नहीं बता पा रहे हो, छोड़ जाए दो, हाँ क्या करेगा वो हमें हमारी इनकम में जोड़ देगा। उस 5 लाख को जिसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, सोर्सेज नहीं बता पा रहा, वो मेरी इनकम बना देगा उसको। तो हम लोग आज इसी तरह के टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन सेक्शन इज सेक्शन 68 और ये आपका कैश क्रेडिट को बताता है। किसको बताता है? दिस इज नॉट दैट कैश क्रेडिट विच यू हैव सीन इन योर अकाउंटेंसी एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट ना। ये कैश क्रेडिट का मतलब, हाँ, हमारे अकाउंट में किसी एक दिन 2 लाख रुपए दिख गए। क्या दिख गए? हम नहीं बता पा रहे कहां से आया। हम ऑफर्स, मतलब मैं अपना एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा कि वो क्रेडिट हुआ कहां से। होता क्या है, जरा ढंग से सुनना। मेरा बिजनेस है, मेरा क्यों, किसी का भी बिजनेस है, ब्लैक मनी वाइट मनी दोनों का बिजनेस चल रहा है, पक्की बात है ना। खर्चे पे खर्चा लिखते जा रहे हैं। और जो आदमी ब्लैक मनी और वाइट मनी का बिजनेस करता है उसके बिजनेस में कैश की कमी रहती है, कभी ना कभी अचानक कैश माइनस में आ जाता है। कैश किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। तो क्या करता है वो? कैश को दिखा देता है। कहां से लाया मालूम नहीं, कैश कहां से लाया मालूम नहीं, सोर्स नहीं बता पाता कि वो कैश आखिर रिसीट कहां से हुआ है। तो उन केसेस में हमारा सेक्शन 68 है। किसका है? सेक्शन वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड, अगर कोई अमाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट पाया जाता है। इज इट क्लियर? ऑफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी maintained in any previous year and the SSC offers no explanation, और SSC उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता कि वो पैसा आया कहां से। अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ, उस अमाउंट का नेचर क्या है और सोर्स क्या है, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे भी रहा हूं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है। वो कहते हैं हम संतुष्ट नहीं हुए, भाई आपके पास पैसा आया कहाँ से, आप ढंग से क्यों नहीं बताते। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस अमाउंट को मेरे अकाउंट में, यानी कि मेरे इनकम टैक्स पर्पज से मेरी इनकम मान लेगा। बात खत्म।
इज इट क्लियर? पक्की बात है। द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज एज इनकम ऑफ द एसएससी फॉर दैट प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि अगर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट पाया जाता है कैश का और असेसिंग ऑफिसर हमसे उसका एक्सप्लेनेशन या नेचर एंड सोर्स पूछ रहा है, हम उसको प्रॉपर रिप्लाई या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो मेरी इनकम मान लिया जाएगा। सीधी सीधी सी बात। इज इट क्लियर? आगे आते हैं। अब बात होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी की। इसी में ही होता क्या है, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लिमिटेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी लाइक योर प्राइवेट कंपनीज। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने जब भी पैसों की कमी होती है लिख देते हैं शेयर होल्डर से मिला, शेयर होल्डर से मिला, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है, कॉल्स इन एडवांस है, कुछ भी ऐसे ही बना लेते हैं, लिख देते हैं, लिख देंगे कि पैसा यहां से मिला। अब असेसिंग ऑफिसर को तो लगेगा ही हाँ भाई इसके पास शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन प्रोवाइड द सम। लेकिन जरा ढंग से सुनना, इसी सेक्शन 68 को और एक्सपेंड किया गया है। क्या बोला गया है? वेयर द एसएससी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड द सम क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ अ शेयर एप्लीकेशन मनी, ओ शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम और एनी सच मनी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब चाहे जो नाम दे दो, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय सच एसएससी shall not be deemed to be satisfactory। एसएससी कौन? कंपनी। shall not be deemed to be satisfactory unless the person। तो अब मैं कंपनी हूं, हमसे पूछा गया डिटेल, हम इधर उधर की बात बोल रहे हैं, लेकिन हमसे पूछने के साथ साथ जिसने वो पैसा दिया है उससे भी डिटेल मांगी जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना उससे पूछे आपने लिख दिया, बाद में पैसा एक्स्ट्रा हुआ है पेमेंट कर दिया, ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके अकाउंट में कोई अमाउंट आया है, क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन के नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर प्रीमियम के नाम से, अलॉटमेंट के नाम से, एप्लीकेशन के नाम से, आपसे तो पूछा ही पूछा जाएगा कंपनी एसएससी से, उससे भी पूछा जाएगा जिसने वो पैसा दिया है। दोनों से क्रॉस चेकिंग होगी और अगर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होता है देन इट इज ओके। लेकिन या तो मैं जवाब ना दे पाऊँ या तो सामने वाला डिफीट कर जाए, उस केस में वो अमाउंट हमारी इनकम मान ली जाएगी। इज इट क्लियर? बहुत बड़ा सेक्शन है, मतलब इसके देखो ना कहाँ कहाँ तक इम्पैक्ट जाएंगे। अनलेस, यहीं पर रोके थे ना, unless the person in whose name such credit is recorded in the books of such company also offers an explanation to the satisfaction of the assessing officer about the nature and source of such income या such sum। आपसे भी पूछा जाएगा भाई तुम ये पैसा कहां से लाए थे जो तुमने कंपनी में डाला है, कहां से लाए थे तुम पैसा, पूछा जाएगा। तुमको कहां से मिला तो मैं बताऊंगा, उसके पास जाया जाएगा, उससे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि तुमने कंपनी में पैसा लगाया। और मैं सारे कंपनियों की बात नहीं कर रहा, केवल और केवल क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं, केवल और केवल। अच्छा जी। However, this shall not apply if the sum received from a venture capital fund or a venture capital company। venture capital fund और venture capital company में ये सिस्टम अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी ऊपर बोला, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ना 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 ना, वो नॉर्मल क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में अप्लाई होगा। वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड के केस में ये वाला हिसाब किताब अप्लाई नहीं होगा। दैट वाज योर सेक्शन 68 जो बोलता है कैश क्रेडिट। अब आते हैं सेक्शन 69। वेंचर कैपिटल क्या होती है, चलो बता देते हैं, हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं वेंचर कैपिटल क्या होती है। तुम ऐसे बंदे हो जिसके पास आइडियाज ही आइडियाज हैं, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, और तुम्हारे दिमाग में बहुत इनोवेटिव नेचर की आइडियाज आती हैं। जब भी देखो ना, एक जब बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उनके दिमाग में एक से एक आइडियाज आती हैं, जनरेट होती हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आइडियाज खत्म होने लगती हैं। सही है, गलत नहीं है। और हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास एक अच्छी आइडिया है,
और वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मार्केट में। दैट इज द इनोवेटिव टाइप ऑफ आइडिया, मीन्स बिल्कुल नई चीज है। अब तुम मेरे पास आए, सर जी हम ऐसी कार बनाना चाहते हैं ना जो सड़क पर चलेगी, पानी में चलेगी और हवा में उड़ेगी, ये है मेरे पास। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पैसा दे दो सर जी। अरे ऐसे कैसे पैसा दे दे, पता नहीं प्रोजेक्ट तुम्हारा फेल हो जाए तो। इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट आइडिया है, प्रोजेक्ट तुम्हारा रिस्कियर है, आज तक इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में किसी ने पैसा नहीं लगाया, और तुम ऐसा वेंचर दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? वेंचर मतलब साहस। और तुम्हें उस साहस के लिए क्या चाहिए? और तुम्हारे पास दिमाग तो है लेकिन क्या नहीं है? पैसा। पैसा तुम हमसे मांग रहे हो क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्या नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और देखो कितनी उछल करके बोली है कि कहीं हम पीछे न रह जाए। क्यों? ऐसा ही थोड़ा आगे एग्जाम में भी रहो तो मजा आएगा। चलो, हम जान रहे थे कोई ना कोई बच्चा बिल्कुल बोलेगा और बिल्कुल तेजी से बोलेगा, हैं? और उम्मीद केवल गर्ल से ही की, बॉय से उम्मीद नहीं, तो जानते हैं कि नहीं, तो पढ़ेंगे दो चार। देखो इधर, सुनो, चलें? तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वो इनोवेटिव आइडिया, ऐसा तो है नहीं कि अब ये बिल्कुल तन्हा रह गया, अकेला रह गया, अब कोई पैसा नहीं लगाएगा, बेचारा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। दुनिया में ऐसे ऐसे वीर हैं जो वीर गति को प्राप्त होते हैं पैसा लगा करके। वो साहस में कमी, ये साहसी है तो हम भी कम साहसी थोड़ी हैं। हमारे पास है 10 लाख रुपए, चाहिए, आजा ले जाओ। तो हम जो पैसा लगा रहे हैं दैट इज वेंचर कैपिटल। वी आर नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। और जो वो कैपिटल जुटा रहा है वेंचर कैपिटल फंड, और जो कंपनी है वो वेंचर कैपिटल कंपनी। इज इट क्लियर? पक्की बात है? फिलहाल होने दो, सारी चीजें नॉर्मल है। वो उसकी पूरी डेफिनेशन इनकम टैक्स में वेंचर कैपिटल फंड की अलग से दी हुई है। इज इट क्लियर? अच्छा, हमने एक शॉर्टकट में तुम लोग को बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल। आगे देखते हैं, सेक्शन 69 की बात करते हैं। ये तो था कि कोई अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट पाया जाता है और जिसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो उस केस में वो अमाउंट मेरी इनकम मान ली जाती है। दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट? मैंने अपनी बुक्स में, सुन लो, मैंने अपनी बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया। ओ मैंने क्या बोला? ओ नहीं, मैंने क्या बोला कि कोई अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का जो पाया जाता है मेरे पास। ये इन्वेस्टमेंट कहां से आया आपके पास? मैंने कहा खरीदा था। बुक्स में क्यों नहीं लिखा? बुक्स में आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया बुक्स में? मीन्स हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है बट दैट इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द असेसिंग ऑफिसर जस्ट वांट टू गेट एन एक्सप्लेनेशन कि आपका नेचर और सोर्स क्या था, कहां से आया पैसा, आप हमें एक्सप्लेन करो। अब मैं इधर उधर देख रहा हूं या जो जवाब दे रहा हूं सेटिस्फैक्ट्री, और अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा तो वो उस अमाउंट को मेरी इनकम मान लेगा। Is it clear? That is your section 69. Where in the financial year relevant to the assessment year, the assessee has made investment which are not recorded in the books. Underline कर लो, not recorded in the books. Underline कर लो, not recorded in the books. The most important line, not recorded in the books. थोड़ी देर में इसका काम समझ में आएगा। आगे चले। पहला बोला गया था कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68 if any cash is credited in our books of account and the assessee is unable to give proper explanation about the nature and source of that amount, then in that case the assessing officer will deemed income, will treat that income of the assessee. Okay, unexplained investment, sir ठीक है। section 69A unexplained money, और यहां पर भी अंडरलाइन आप लोग जरूर कर लेंगे, किसको? मनी।
where in any financial year the assessee is found to be the owner of any money, और मनी में शामिल होता है और चीजें, ज्वेलरी, बिलियन और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, नॉट ओनली करेंसी, ज्वेलरी, बिलियन और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल which are not recorded in the books. ओके, यानी मनी, बिलियन, ज्वेलरी बता चुके हैं, बार बार ना पूछें की चीज, और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। अब ये नहीं है, सुन ले पहले, इन चीजों को not recorded in the books, the most important line, not recorded in, अगर मेरे पास पाया जाता है मनी, बिलियन, ज्वेलरी और कोई वैल्यूएबल आर्टिकल जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, और हमसे पूछा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन, और हम एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थ रहते हैं या सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, तो उस केस में ये अमाउंट हमारी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने 4 साल पहले लगाया था ये पैसा, आप कहते हो 4 साल पहले मैंने पैसा लगाया था, तो आपका ये कहना बेकार है, क्योंकि हम ये इनकम मानते हैं डीम टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर, जिस साल ऐसा वैल्यूएबल आर्टिकल आपके पास से पाया जाता है, उसी साल की इनकम मान लिया जाता है। चले, हाँ बोले, कुछ पूछ रहे थे आप। इसने कहा सर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर कैसे जान सकता है कि हाँ आपने पैसा लगाया है। कभी कभी असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस भी इशू करता है। जब आप रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 142(1) आएगा, जिसमें असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करता है कि आपकी ड्यू डेट खत्म हो गई है और आपने रिटर्न नहीं दाखिल किए, जरा रिटर्न दाखिल करें। और अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न दाखिल कर रखी है तो 142(1) में नोटिस नहीं देगा, वो आपको 142(1)(2) में नोटिस देगा कि जरा अपनी कोई पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज या कोई ऐसी चीज जो आपने बुक्स में नहीं दिखाई हुई है जरा उसको तो बताओ। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए 5 लाख के। अब हमें ये बताओ असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? अरे कभी ना कभी आपके अकाउंट में डिविडेंड आएगा कि कैश लेने जाओगे कंपनी से, बात खत्म। और डिविडेंड का आएगा तो पूछेगा ये डिविडेंड कहाँ से आया, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, दिख तो नहीं रहा बैलेंस शीट में। तरीके होते हैं, मिलता ही है। टीडीएस कट गया, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्या खरीदी? प्रॉपर्टी नहीं दिखाया बुक्स ऑफ अकाउंट में, आप सामने वाले से रेंट मांग रहे हो 30,000, अब साल भर का रेंट हो गया 3,60,000, 1,80,000 के ऊपर चला गया। अब सामने वाले को टीडीएस काटना ही काटना है, और जब वो टीडीएस काटेगा तो टीडीएस फाइल कर देगा वहां पर, और आपका फॉर्म 26 जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सरकार के हाथ में आपका तो सबूत आ गया कि आप रेंट पा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है और किसके नाम से, सब चीज़ पता चल जाएगी। और तो और आजकल तो एनुअल इंफॉर्मेशन रजिस्टर बनता है, बैंक को सीधे सीधे एक वो दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है बैंक को, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है सीबीडीटी ने कि अगर आपके यहाँ कोई भी बंदा सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करे साल भर में, इन एग्रीगेट क्रेडिट हुआ हो, पार्ट में ही सही, सेविंग बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो आपको आपकी डिटेल्स अपने आप बैंक वाला भेज देगा गवर्नमेंट के पास। और तो और अगर आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक किया हुआ है अपने अकाउंट से, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की नज़रों में है, स्कैनर चल रहा है गवर्नमेंट का। बात समझ में आई? नहीं समझे तो 1-2 सोर्स नहीं, रजिस्ट्रार जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 30 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन होगा तो उसका इंफॉर्मेशन सीधे गवर्नमेंट के पास दाखिल करो। आपको पता नहीं चलेगा, आप घर में बैठे हो, आपने कहा प्रॉपर्टी खरीद लिया, आराम कर रहे हो, उधर 30 लाख से ज्यादा का है, रजिस्ट्रार आपकी इंफॉर्मेशन वहां गवर्नमेंट को दे देगा।
कार आप खरीदोगे, आपकी इंफॉर्मेशन सीधे पहुंच जाएगी गवर्नमेंट के पास। नहीं समझे? आप 50,000 रुपए से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन करोगे, बैंक में जमा करोगे, तो आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा। तो है ना, रास्ते तो आ गए ना। चलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना? कहां तक थे हम लोग? हाँ, 69A। पहला मैंने बताया सेक्शन 68 अनएक्सप्लेन्ड, सॉरी कैश क्रेडिट। सेक्शन 69 बताया अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद मैंने बताया अनएक्सप्लेन्ड मनी। कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी। और अब जो हम लोग सेक्शन 69B में देखेंगे, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अगेन, यहां अनएक्सप्लेन्ड मनी अगेन। लेकिन ये वो नहीं, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नॉट फुल्ली, पार्शियली। अब बात समझ में आया? इसलिए मैंने बार बार बोला नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। अब इसका मतलब समझ में आएगा। सेक्शन 69B में पहले हम सेकंड पैरा पढ़ लेते हैं, जो नीचे पैरा दिया हुआ है उसको हम पहले स्टडी करेंगे। बुक है आपके पास? शेयर कर लो। पेज नंबर 144 में सेक्शन 69B में मैं सेकंड पैरा पहले पढ़ूंगा, उसके बाद हम फर्स्ट पैरा पे आएंगे। पहले हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा और इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 69, दिस वन, ये, और 69A, ये बात समझ में आई? It may be noted that section 69 and 69A are triggered when amount of investment etc. is not recorded in the books of account where under this section, which one section? Section 69B। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। Where under this section 69B is invoked where the amount of investment etc. etc. underline कर लेना is not fully recorded in books of account but partially, जरूर जोड़ देना लास्ट में कि पूरी तरह से नहीं दिखाया गया, यानी पार्शियली दिखाया गया है। तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और अनएक्सप्लेन्ड मनी, बोलो ना, रिकॉर्डेड पार्शियली इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बोलो ना। अब जो नहीं दिखाया गया है उसके लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, एंड वी आर वेरी मच मींस एसएससी इज वेरी मच अनेबल टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन इन अ सेटिस्फैक्टरी वे। उस केस में पूरा का पूरा क्या ना जो पार्ट है जिसका हम सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे, दैट एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। इज इट क्लियर? एक्सेस अमाउंट देखते हैं। Where in any financial year the SSE has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, and AO finds that the amount expended on making such investment or in acquiring such bullion, jewelry or other valuable article exceeds the amount recorded in the books of account and the SSE offers no explanation or unsatisfactory explanation, then the excess amount, underline कर लो, excess amount may be deemed, may काट देना, shall be deemed to be the income of the SSE for that previous financial year. Shall be deemed, not may, shall. Is it clear? चल सकते हैं आगे। पहला मैंने बताया सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड इन मनी, सेक्शन 69B अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी पार्शियली रिकॉर्डेड। अच्छा, सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी खर्च किया हो, इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने कोई मनी बिलियन ज्वेलरी नहीं खरीदा, आपने एक्सपेंडिचर किया है। क्या किया है? पैसा होगा तब तो एक्सपेंडिचर करोगे। अब आप ये तो बताओ, ये एक्सपेंडिचर के लिए पैसा आपके पास आया कहां से? क्या
नेताजी हैं, बेटे या बेटी की शादी है, 200 करोड़ रुपए लगा दिए, राजशाही तरीके से शादी हुई, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, शादी हो जाने दो, शुभ काम है, हम कुछ नहीं बोलने वाले, इंस्ट्रक्शन है सीधे सीधे, जो काम है वो हो जाने दो, शादी हो रही है हो जाने दो। उसके अगले दिन नोटिस, पैसा कहाँ से आया, जो खर्च किए हो इतना कहाँ से आया पैसा। अब बात समझ में आई क्या? ये उन लोगों के लिए, देखा होगा तुम लोगों ने, नहीं देखा होगा तो देख लोगे। तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर and offers no explanation about the source of such expenditure or part thereof, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, then the expenditure, to the extent it is not satisfactorily explained, shall be deemed to be the income of the assessee for such financial year. हाँ या ना बोलो। और उसके बाद ये मत कहना कि इस खर्चे में से कहीं छूट दे दो, ना 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 ना, कोई छूट, शैल नॉट बी अलाउड एवन अ सिंगल परसेंटेज डिडक्शन। जितना खर्च किए हो 100% ऑफ दैट सम विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। बात खत्म। अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? जेन्युइन होगा तब काहे के लिए होगा? सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कर लोगे तो बात खत्म हो गया ना। अब 200 करोड़ में तुमने 50 करोड़ का बता दिया, 150 करोड़ का नहीं बता पा रहे हो तो 150 करोड़ इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अब वो 150 करोड़ में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले, किसी भी तरह के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलें, दैट वाज योर सेक्शन 69C। अब तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A unexplained money, section 69B unexplained investment and unexplained money partially recorded in the books of account, section 69C unexplained expenditure। याद रहेगा? Yes, sir. section 69D, section 69D अगर हमने कोई लोन ले रखा है, क्या ले रखा है? लोन ले रखा है किसी भी पर्सन से, अदर देन अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट, तो उस केस में वो अमाउंट मेरा इनकम मान लिया जाएगा। यानी कैश लोन को नहीं लेना, लोन जब भी लेना अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेना। वेयर एन अमाउंट इज borrowed on hundi from any person or any amount thereon is repaid to such person otherwise than by an account pay check। आपने पैसा लिया otherwise than by an account pay check, आपने पैसा लिया otherwise than by account pay डिमांड ड्राफ्ट, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। नहीं मानी गई इनकम, कभी ना कभी तो सामने वाला अपना पैसा मांगने आएगा और कभी ना कभी तो आप पैसा दोगे उसको वापस। आप जब पैसा वापस करोगे तो इनकम मान ली जाएगी। या तो लेते समय, दोनों केस में, कि लेते समय भी इनकम मानेंगे और पैसा देते समय भी, किसी एक जगह। और इसके लिए वंस एन अमाउंट इज डीम्ड टू बी एन इनकम एट द टाइम ऑफ टेकन ऑफ लोन, इट कैन नॉट बी डीम्ड एज इनकम एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। लेते समय अगर इनकम मान ली तो अब देते समय उसको आप इनकम नहीं मान सकते। इज इट क्लियर? तो किसी एक जगह हम उसको इनकम मानेंगे। अमाउंट रीपेड शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, उसमें इंटरेस्ट का भी पोर्शन शामिल है। ये नहीं इंटरेस्ट अलग करके, अरे हमने तो लोन का अमाउंट आपने कहा था डिसअलाउ करने के लिए, या लोन का अमाउंट आप इनकम मान रहे थे तो लोन का अमाउंट इनकम मानो, इंटरेस्ट को क्यों लेते हो? लेकिन कहा गया ना रीपेमेंट के समय अगर आप इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट भी इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, उसको भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। और कहा गया कि सेक्शन 69 हो, 68 हो, 69 हो, सेक्शन 69A हो, B हो, C हो, D हो,
इन सारे सेक्शंस में अगर आपकी इनकम मानी गई है तो उस पर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगेगा 30%। भूल जाना कि 2.5 लाख का स्लैब रेट मिलेगा। एक तो अनएक्सप्लेन्ड है, ऊपर से 2.5 लाख का स्लैब ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो। कोई स्लैब रेट का डिडक्शन वगैरह नहीं मिलने वाला। यू विल बी चार्ज टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%, दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो चाहे 68, 69, ए बी सी डी सारे केसेस में आपके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा सीधे सीधे 30%। हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है, तो अगर हमने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी के लिए और वो ये मतलब 69 डी के अंदर आ रहा हो तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट वहाँ लेस होगी। उससे इसका क्या लेना देना? सर जैसे हमने लोन लिया और हमने मतलब कैश लोन ले लिया हाउस प्रॉपर्टी की, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो लोन कहाँ से लिया तुमने? लोन किसी सोर्स से हमने ले लिया तो अनएक्सप्लेन लोन हो गया, तो इसके अंदर फ्लैट रेट लगेगा। बच्चा कह रहा है कि अगर हमने कहीं से लोन लेकर के घर बनवाया है और उस प्रॉपर्टी को हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं और बाद में हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोन कहाँ से आया, तो क्या उधर इंटरेस्ट की छूट मिलेगी? एक तरफ से तो तुम करो इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, इट मीन्स यू आर जस्ट शोइंग दैट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। और दूसरी तुम छूट तो तभी मानोगे जब वो तुमने बुक्स में दिखाई होगी। एक तरफ तो तुम करो बुक्स में दिखाए नहीं है, फिर करो अनएक्सप्लेन्ड है। बुक्स में दिखाए हो तो अनएक्सप्लेन्ड कैसे हो जाएगा? दोनों बातें ना बोलो। चलें ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा इधर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुंडी। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। कौन बोल रहा है पहले? हाँ बोलो। हवाला का नाम सुना है? सुना तो होगा। हवाला कांड, हवाला कांड, हवाला क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? इसी दुनिया के हो ना? आ रहे हैं। जो हुंडी का काम था वही हवाला का काम है, थोड़ा मॉडर्न तरीका हो गया है। अगर ISIS को पैसा चाहिए हिंदुस्तान में तो कहाँ से मिलेगा? हवाला के थ्रू। जानते हो कैसे? तरीका सुनना। यहाँ से किसी बच्चे को भेजा गया अमेरिका पढ़ने के लिए। कहाँ भेजा गया? पढ़ने के लिए। उसकी फीस है 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। ISIS ने कहा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, पैसा मैं जमा कर दे रहा हूँ, इंडिया में मेरे किसी बंदे को दे देना 15 लाख। छोड़ो 15 लाख, 10 लाख दे देना, 5 लाख माफ। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा। उसने उस बच्चे की 15 लाख का पेमेंट किया वहां पे, और ISIS के बंदे को इंडिया में 10 लाख रुपए तुरंत मिल गए कैश। क्या कोई ट्रांजैक्शन कहीं दिखा? हो गया हवाला। बात समझे? नहीं समझे? हाँ बोलो। उसको पैसा चाहिए ना। ISIS के पास कोई वाइट में थोड़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी जमा जाता है पैसा। लूट खसोट का पैसा है, उसको क्या दिक्कत है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा जमा करने के लिए? तो बात कर, अच्छा डिपार्टमेंट ही उसके पास नहीं जाएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है ना? उसके पास तो इफरात पैसा पड़ा हुआ है। चलें हवाला। दूसरा, हमें यहाँ दिल्ली में 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, अरे सॉरी अमेरिका में 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। मैंने अपने जान पहचान के आदमी जो हवाला में लगे रहते हैं वहाँ पे फ़ोन किया, भाई 5 लाख रुपए की ज़रूरत है अमेरिका में, मिल जाएगा? उसने कहा मिल जाएगा, हम इतना कमीशन लेंगे। तो मैंने कहा कमीशन कैसे लोगे? कहा बस तेरे पास बंदा पहुँच रहा है, तो वहीं बैठा रहा। उसका बंदा आएगा, पैसा ले जाएगा, वो मेरे बंदे को अमेरिका में पैसा दे देगा तुरंत के तुरंत, 1 मिनट के अंदर। नहीं समझे? कोई लीगल एजेंसी की जरूरत नहीं है बीच में। दिस इज नोन एज हवाला। हवाला क्या हाल चाल है? हवाला देना।
समझ में आई बात? तो हुंडी इज लाइक दैट, और पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था एज एन इंस्ट्रूमेंट। चलो इधर, ये तो आपका था सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D। 2 सेक्शंस हम और देखने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम के हैं, और वो 2 सेक्शंस हैं सेक्शन 269 SS सेक्शन 269 ऋत्विक, ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और 1 जून 2015 से इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। कौन सा चेंज आया है? यानी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। क्या अमूल नहीं, आमूल चूल परिवर्तन हुआ, यानी कि बेसिक डिफरेंस आया है। पहले इसका मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज की डेट में हर बंदा इससे, हर बंदा नहीं, हर बंदा इससे डरा हुआ है। क्या है ये सेक्शन, जरा ढंग से सुनेंगे। पैसा देने वाला भी रो रहा है और पैसा लेने वाला भी रो रहा है। अगर हम सेक्शन 269 SS की बात करते हैं तो उसके लिए पेनाल्टी का प्रोविजन है 271D में। जानते हो कितना? एग्जैक्ट इक्वल टू 100% पेनाल्टी। सेम यही पेनाल्टी यहां पर भी 100%। तो आगे से ये मत पूछना कितनी पेनाल्टी, और ना मैं ये दोनों प्रोविजन आपको बताने जा रहा हूं। दैट इज ओवर कि पेनाल्टी 271D एंड सेक्शन 271E में 100% पेनाल्टी लगती है। जब सेक्शन 269 SS की बात करेंगे, देन द पेनाल्टी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 271 विल प्रिवेल व्हाइल 271D। और जब हम सेक्शन 269T की बात करेंगे तो प्रोविजन के लिए, पेनाल्टी के लिए सेक्शन 271E के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इज इट क्लियर? और 100% प्रोविजन है, 100% पेनाल्टी का प्रोविजन बनाया गया है। सेक्शन 269 SS जो चेंज आया है मैं उसको पढ़ता हूं। पहले तो मैं लाइन से पढ़ूंगा, जहां चेंज होगा मैं वहां पॉज करूंगा और मतलब बताऊंगा आखिर क्या चेंज है। पहले जो सेक्शन था मैं जरा उसको बताता हूं। नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट, कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन मोड ऑफ टेकिंग एनी लोन। मैं कोई भी लोन नहीं ले सकता, किसी भी पर्सन से लोन नहीं ले सकता। केवल क्या नहीं ले सकता? और डिपॉजिट्स, मैं कोई भी डिपॉजिट किसी भी बंदे से नहीं ले सकता। केवल ये 2 वर्ड पहले थे, और अब 1 जून 2015 से 1 जून 2015 से इसमें एक और नया सेंटेंस जोड़ा गया है। और पहले था लोन और डिपॉजिट्स और स्पेसिफाइड सम। अब स्पेसिफाइड सम में कई चीजें आ गई, और स्पेसिफाइड सम अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक। ना मैं आपसे लोन ले सकता हूं, ना मैं आपसे डिपॉजिट ले सकता हूं, ना मैं कोई स्पेसिफाइड सम लूंगा। पूरी डिटेल बनी हुई है स्पेसिफाइड सम्स की, और तुम लोग को सुनकर अच्छा लगेगा या थोड़ी आश्चर्य भी होगा कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए किस किस तरह के प्रोविजंस नहीं लाए गए हैं, और ये उसमें एक बहुत बड़ा प्रोविजन था। और स्पेसिफाइड सम अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, बिना अकाउंट पे चेक के आप नहीं ना लोन ले पाएंगे, ना डिपॉजिट ले पाएंगे, और ना कोई स्पेसिफाइड सम ले पाएंगे। या अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट,
और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। फर्क होता है, आरटीजीएस और एनईएफटी में फर्क है, ये मालूम है तुम लोग को? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दोनों में फर्क होता है, मालूम है? ये भी नहीं मालूम। आरटीजीएस हमारा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपका 24 घंटे काम करता है, मतलब बिजनेस आवर्स में। जब भी आप पेमेंट किसी को देना चाहते हो, इट विल पास ऑन इमीडिएटली विदाउट गेटिंग डिले, इसीलिए कहा जाता है रियल टाइम। रियल टाइम, तुरंत का तुरंत सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन बिजनेस आवर्स होने चाहिए। अगर बैंक रात के 8 बजे तक काम कर रही है तो 8 बजे तक उसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा। लेकिन एनईएफटी का एक बिजनेस टाइम होता है, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, और उन्हीं समय पर वो सेटल्ड होगा। यानी अगर आपने शाम को 5 बजे के बाद किसी को एनईएफटी किया तो अगले दिन सुबह ओपन होने के बाद 10 बजे ही उसका टाइम आएगा, और 10 बजे के बाद अगर आपने किसी को एनईएफटी किया तो तुरंत नहीं होगा, 11 बजे जब उसका ओपन होगा अकाउंट क्लियरिंग का तो 11 बजे वो जाएगा, ट्रांसफर होगा। बात समझ में आई? तो उसका एक टाइम होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या कहा गया कि अगर आपने कोई अमाउंट एक्सेप्ट किया है लोन का, डिपॉजिट्स का, या किसी स्पेसिफाइड सम का, और ये 1 जून 2015 से इसमें जोड़ा गया है, आप नहीं ले सकते कैश में। आप कैश में इस चीज को, यानी आप जब भी एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स वगैरह, वो एक्सेप्ट करेंगे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, ईसीएस के थ्रू। इज इट क्लियर? 20,000 रुपए से ज्यादा, कितने से ज्यादा? यानी अगर मैं आपसे लोन ले लूं 19,000 कैश देना, आई कैन डू सो, मैं कर सकता हूं। 19,000 तक का लोन कोई बुराई नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 19,999 रुपए तक का मैं लोन ले सकता हूं आपसे कैश में, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे तो बेटा 269 एसएस आ जाएगा, और जहां 20,000 रुपए या उससे ज्यादा लोन लिया, मेरे बोलने दे, ये यहां तक प्रोविजन रुक जाता तो थोड़ी बड़ी बात, थोड़ी ठीक थी। मैंने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए कैश कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? क्या दे सकता हूं? अब नहीं दे सकते। इस सेक्शन के इस तरह अमेंडमेंट स्पेसिफाइड सम जोड़ने के बाद अब आप किसी को 5 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं दे सकते कैश में, लाख रुपए नहीं दे सकते। सामने वाला कहता है मुझे टोकन मनी चाहिए 2 लाख रुपए, अरे नहीं, 20,000 19,999 तक का टोकन मनी कैश ले लो बेटा, इससे ऊपर का तो मैं सब तुम्हें अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट से दूंगा। अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी, अब सोचो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये आया मेरे पास, मैंने कहा लाओ 5 लाख रुपए, दे देगा? दे देगा हमको? दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो प्रोविजन नहीं लगता, प्रोविजन उसके ऊपर लगता है जो पैसा लेता है। मेरी जमीन भी जाएगी और 5 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगेगी, वो भी उसको जो सेलर है। परचेजर डोंट वरी, बी हैप्पी, आप बीच में नहीं पिसोगे। पूछा आपसे भी जा सकता है कहां से आया वो 5 लाख, दैट इज अनदर मैटर, अनएक्सप्लेन्ड मनी और वो सेक्शंस लग जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पे पेनाल्टी किसके ऊपर लगेगी? द पर्सन हु सेल्स देयर प्रॉपर्टी, द पर्सन हु टेक्स द मनी। इज इट क्लियर? अब बात समझ में कितना हार्श प्रोविजन है, और ये उनके लिए है जो रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और कहते हैं लाओ पैसा लाओ, कैश तो 2 लाख रुपए, पता ही नहीं चलता। मॉल पे मॉल बने जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, फ्लोर पे फ्लोर बनते चले जा रहे हैं, करोड़ों रुपया उसमें लग जा रहा है ब्लैक मनी का, हिसाब किताब नहीं हो रहा। उन लोगों के लिए बनाया गया है। बेसिक चीज ये है कि उन लोगों का पैसा रोका जाए, ब्लैक मनी का पैसा रोका जाए। अब बात समझ में आई? क्लियर है? इससे आपकी कोई रजिस्ट्री और वैलिडिटी और वैल्यूएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसकी लीगलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो वापस आते हैं। अब बात समझ में आई कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये।
क्या कहता है, नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन मोड ऑफ टेकिंग एनी लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड सम अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट, पे चेक और ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट इफ, अगर ये अमाउंट ऑफ लोन स्पेसिफाइड सम और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन और स्पेसिफाइड सम इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 20,000, इस 20,000 रुपीज और मोर, एग्जैक्ट 20,000 भी आ जाएगा। दूसरा, मान लो मैंने तुमसे पहले ही 10,000 रुपए लोन ले रखा है, मैंने तुमसे पहले ही 10,000 रुपए लोन ले रखा है और मेरी बुक्स में दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग लोन 10,000, तो अब मैं जो तुमसे लोन लूंगा वो 9,999 रुपए और कैश में ले सकता हूं, यानी पुराना आउटस्टैंडिंग और नया वाला मिला करके 20,000 या उससे अधिक ना हो पाए। ये भी ध्यान देना, ये नहीं कि एक बार में 20,000 ना, ये नहीं कि पुराना वाला शामिल नहीं करेंगे ना, उसको भी शामिल करेंगे, पुराने वाले का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आपके इस 20,000 की कैलकुलेशन में शामिल होगा और दोनों मिला करके 20,000 या उससे अधिक ना होने पाए, नया वाला और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? 4 साल में 10,000 मेरा चला आ रहा है पिछले 2 साल से, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जो मैंने कैश में लिया था, अब फिर तुम मुझे लोन देने जा रहे हो तो 9,999 से और ज़्यादा मैं नहीं ले सकता कैश में, अगर लूंगा तो 100% पेनाल्टी लग जाएगी। सेक्शन 271D। हाँ बोलो, जेन्युइन क्वेश्चन हो तभी टोका करें। हाँ बोले। बच्चे ने कहा कि अगर मैं 2 प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो 2 अलग अलग लोगों से पैसा लूंगा ना, कि एक ही लोगों से पैसा लूंगा। अगर एक आदमी को बेच रहे हो तो 20,000, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एग्रीगेट का मतलब यह है कि हम कैश में पैसा नहीं ले सकते 20,000 रुपए या उससे अधिक किसी भी पर्सन, किसी एक पर्सन से। आप 5 लोगों से लीजिए ना 15,000 करके, कौन मना कर रहा है? हाँ या ना? अब तुमने मुझे फीस दी 5,000, इसने दी 8,000, इसने दी 6,000, उससे ऐसा मत करना, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी, एक आप चेक दे दो। ऐसे कैसे होगा? तुम सब लोग मिल करके हमें फीस दोगे तो 5 लाख रुपए मेरे पास आएगी, तो मैंने कोई गुनाह किया? अरे बोलो ना, कैश हो सकता है, तुमने तो शायद चेक दिया था। अच्छा देखो, लग रहा है गिन करके आया था, तो देखो इधर, ये समझ में आया। लेकिन ये प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर लोन एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट खुद लोन लेने वाली, तो क्या उसके ऊपर भी लगेगा? गवर्नमेंट टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन का काम करती है। हमारी भारत सरकार टैक्स चोरी का काम करेगी? नहीं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चोरी का काम करेगा? नहीं भैया, वो सब लोग दूर दूर रहते हैं इनसे। जो हमारी एजेंसीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो हमारी किनारे रहती हैं, उन पर हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल नॉर्मल टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से ही चलेंगे। तो कोई बैंकिंग कंपनी हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल का कोई कोऑपरेशंस हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट के अलावा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो नोटिफाइड हो, इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? लास्ट सेक्शन, सेक्शन 269T, ये था सेक्शन 69SS, 269SS लेने वाले के लिए। अब हम बात करेंगे देने वाले के लिए। किसकी बात करेंगे? देने वाले की। अगर कोई बंदा लोन का रीपेमेंट करता है या एडवांस का रीपेमेंट करता है, डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करता है, लोन या डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करता है, बात समझना, फिर मैं बोलता हूं, लोन या डिपॉजिट, इसमें क्या चीज नहीं आई तीसरी? स्पेसिफाइड सम्स, यानी यहां पर देने वाले के लिए वो सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। चलो, तो नो ब्रांच, एवन बैंकिंग कंपनी, बैंक को भी बोला गया है, सोचो कि अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर का किसी का अमाउंट पे कर रहे हो, लोन या डिपॉजिट का, तो आप कैश में नहीं कर सकते। बैंक, अरे नॉर्मल आदमी की बात छोड़ो, उसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा ये प्रोविजन, एक बैंक भी नहीं पेमेंट कर सकता। यानी हमने बैंक में एक एफडी करवाई थी, मैंने एक एफडी करवाई थी बैंक में 18,000 रुपए की, इंटरेस्ट लगते 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 आज वो 23,000 हो गया। अब मैं बैंक वाले, मैंने कहा पैसा दो, एफडी का पैसा टाइम पूरा हो गया, अब वो 23,000 मुझे कैश नहीं दे सकते, जो देंगे वो बोलने दोगे तो अच्छी बात है, चलो अकाउंट पे ही चेक देंगे। बेटर ये है कि वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दें। बैंक में से पैसा ले रहे हो ना, तो तुम्हारा अकाउंट होगा बैंक में ना,
या तो उसी बैंक में या किसी दूसरे बैंक में मेरे करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, बात खत्म, बैंक टू बैंक चला जाएगा। लेकिन वो कैश में नहीं दे सकते। सोचो, बैंकिंग कंपनी को भी मना किया गया है किसी भी लोन या डिपॉजिट का रीपेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते, और रीपेमेंट में इंटरेस्ट शामिल है, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 69D में देखा था। किसमें देखा था ना, बोरोड ऑन हुंडी, सेक्शन 69D था ना। तो वहां पर भी इंटरेस्ट शामिल था, यहां पर भी इंटरेस्ट के साथ 20,000 शामिल है, यहां भी इंटरेस्ट 20,000 में शामिल हो जाएगा। यानी कोई भी बंदा पेमेंट नहीं करेगा लोन का किसी भी कीमत पर अगर वो पेमेंट 20,000 या उससे अधिक है विद इंटरेस्ट, उसमें केवल इस साल वाला ही नहीं, अगर पिछला कोई रिमाइनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग वो भी शामिल होगा। पिछले साल का लोन हमको देना था 10,000, इस साल का लोन देना है 15,000, टोटल मुझे तुम्हें इंटरेस्ट के साथ 25,000 पेमेंट करना है। आई कैन नॉट पे यू इन कैश, हाँ या ना, पक्की बात है। 19,999 में कैश पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसके ऊपर का मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोविजन नहीं लगेगा किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने या सिबिलिटी ने नोटिफाई, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा हो। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? और अगर आप इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी एज एट द रेट ऑफ 100% अंडर सेक्शन 271E। डी लगेगा एसएस के साथ, ई लगेगा टी के साथ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस टॉपिक इज ओवर। हाँ बोलो। के साथ 20 वाले